हेलो बच्चों ये वीडियो है हमारे सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो CUET 2025 के लिए कर रहे हैं टारगेट। देखो बच्चों, CUET 2025 के लेकर नई अपडेट्स आपको पता ही है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ मेजर चेंजेस करने वाला है CUET 2025 के अंदर NTA। अब जो भी वो अपडेट्स होंगी और फाइनलाइज होंगी तो मैं आपको इस चैनल पर ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास क्वेरीज आ रही थी बच्चों की कि सर हम तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे, आखिर ये होता क्या है। तो देखो बच्चों, तीन चीज़ें बेसिक सी आपको पता ही होंगी कि आपके CUET एग्ज़ाम के अंदर जो सेक्शन 1 होता है वो होता है लैंग्वेज का, जो कंपलसरी है आपको देना, यानी कि इंग्लिश। जनरली मैं मान के चलता हूँ कि आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करोगे। उसके बाद जो दूसरा आपका होता है सेक्शन यानी कि डोमेन, जिसमें आपके पास चॉइसेस हैं। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप अपना कोई भी कॉमर्स का डोमेन सब्जेक्ट लेकर दे सकते हैं पेपर। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ या मैथ्स या जो भी आपको पसंद है वो 3 पेपर्स आप डोमेन के देंगे। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमारे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बेसिस पर एडमिशन्स लेती हैं। हालांकि कुछ कोर्सेज़ के अंदर और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमसे GT यानी कि जिसको पहले जनरल टेस्ट बोलते थे अब GAT के नाम से पुकारा जा रहा है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंसिडर करती है, यानी कि सेक्शन 3। तो कुल मिलाकर अगर आपको CUET में वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस ओपन रखने हैं तो आपको अपना सेक्शन 1 डोमेन और सेक्शन 3 यानी कि GAT तीनों की ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है और आपका टारगेट सिर्फ DU का BCom ऑनर्स या सिर्फ एक स्पेसिफिक कोर्स है जिसमें GT नहीं मांगते, तो फिर आपकी तैयारी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर। अब डोमेन जो है उसके बारे में ऑलरेडी हमें सबके बारे में सबको पता ही है कि 50 नंबर के हमारा एक पेपर में क्वेश्चन आएगा, 250 मार्क्स का पेपर होगा और सारा पेपर का पैटर्न आपका NCERT बेस्ड होगा, ऐसा अभी तक NTA ने बोला है। तो ये सब बातें तो बेसिकली हमें पता ही हैं। लेकिन जो मेजर क्वेरीज बच्चों को रहती है कि सर सेक्शन 1 और सेक्शन 3 जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसका सिलेबस क्या है, तो वो मैं आपको डिटेल में एक बार कोशिश करूँगा अपनी तरफ से समझाने की कि जो आपका सेक्शन 1 इंग्लिश है और जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें किस तरह का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप ऐसा समझ लो कि मोटा मोटा इसमें 3 पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शन है आपका वर्बल एबिलिटी का या स्पॉटिंग द एरर या करेक्ट वर्ड का, यानी कि ये चीज़ें हो गई जिसको आप कोर कह सकते हो कि आपको इंग्लिश के अंदर ये बेसिक कोर चीज़ें सबसे पहले टेस्ट की जाएंगी। अच्छा, दूसरा हो गया पार्ट जिसको आप कह सकते हो वोकैबलरी या वोकैब। उसके अंदर देखो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फॉरेन वर्ड्स या वोकैबलरी या और भी इस तरह की चीज़ें आपके अंदर इसमें कवर की जाएंगी। और तीसरा पार्ट आप कह सकते हो जिसको हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। लगभग 300-350 वर्ड्स का एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा जिसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसकी भी वैरायटीज़ हो सकती हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिसको लेकर आपको पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो यानी कि ये इंग्लिश का पोर्शन आपका हो सकता है जो आप नॉर्मल अपने क्लास 11th क्लास 12th में पढ़ रहे हो उससे थोड़ा सा अलग होगा और डेफिनेटली होगा। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल अलर्ट रहना कि ये 100% वो वाली इंग्लिश नहीं है जो आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो। इसमें आपको वेरिएशंस ज़रूर मिलेंगे, पैटर्न भी थोड़ा अलग है और इनफैक्ट तो सिलेबस भी थोड़ा अलग मिलेगा। ये तो हो गया इंग्लिश को लेकर। अच्छा, दूसरी चीज़ आता है आपका जिन बच्चों को करनी है GT की तैयारी या GAT की तैयारी, जो आपका सेक्शन 3 है। अब ये सबसे बड़ा और सबसे वास्ट है। क्यों है, उसका रीज़न है। देखो, इसमें मोटा मोटा 3 चीज़ें हैं, क्वांट, रीजनिंग और GK। क्वांट का मतलब होता है जिसमें आप मान लो एक तरह से सारा का सारा जो मैथमेटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेशो हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हो गए, इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ना जाने और दुनिया जहाँ के आप समझ लो बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स वाली जो शायद आपने कुछ 8th में पढ़ी होंगी या कुछ 9th में पढ़ी होंगी या कुछ नहीं भी पढ़ी होंगी, न्यू चीज़ें होंगी, इस तरह से मिला जुला के सारी क्वांट के अंदर होती है। दूसरा मेजर पोर्शन होता है इसमें रीजनिंग का। रीजनिंग होता है बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस मतलब देखने को मिलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि बहुत आसान है, वो भी मतलब अपने आप में एक तरह से प्रैक्टिस मांगते हैं, जिसमें आपको देखो सीरीज़ के क्वेश्चन, कोडिंग के क्वेश्चन, क्लॉक के क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस और भी इस तरह के ना जाने तरह तरह के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छा, तीसरा पार्ट जो होता है GK का या जनरल स्टडीज़ भी आप कह सकते हो, उसके अंदर तो पूरा खुला मैदान है टू बी ऑनेस्ट।
चाहे वो आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का मतलब ही है जनरल, आम, कि भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए भी आपको जीके की थोड़ी सी प्रैक्टिस और उसके लिए भी आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। तो जो जीएटी का पोर्शन है आपका सेक्शन 3 वाला, उसके अंदर बेसिकली आपको बहुत सारे वेरिएंट्स को पढ़ना पड़ता है। हालांकि वो इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, हो जाता है, बट यस आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आप अपने नॉर्मल क्लास 11th या क्लास 12th की पढ़ाई में नहीं करते, अगर स्पेशली आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो ये है इधर आपका इंग्लिश का सिलेबस, उधर है आपका जीएटी यानी जीटी का सिलेबस। बाकी डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन तो ऑब्वियसली आप पढ़ते ही हो, लेकिन हाँ अगेन हैविंग सेड दैट मैं दोबारा बता देता हूं, क्योंकि एनटी ने यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से ही पेपर बनता है। तो मैक्सिमम शायद आप में से सीबीएसई के या आईसीएसई के या दूसरे किसी भी बोर्ड के अगर बच्चे हैं जो शायद एनसीईआरटी नहीं फॉलो करते या जो अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड फॉलो करते हैं, तो कुछ 10-20 तो नहीं बोलूँगा, 10 या 5 या 8% ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं पढ़ते और वो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, लेकिन वो ईजी हैं, वो कवर अप हो जाता है, हम उन सब चीज़ों को केटर करवाते हैं। अब देखो इन सब चीज़ों की तैयारी करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली आप अगर चाहें तो इन सब चीज़ों की आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बाज़ार में आपको बुक्स मटेरियल सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। बाकी अगर आपको हमारे साथ इसकी तैयारी करनी है तो मैंने आपको बताया था कि हमारा एवेंजर्स बैच है, जिसके अंदर डोमेन की पूरी आपको तैयारी करवाई जाएगी लाइव क्लासेस में, जिसमें आप मेरे साथ लाइव पढ़ोगे। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ भी अंकुर सर पढ़ाएंगे, तो वो सारी तैयारी आप हमारे साथ लाइव करोगे। क्लासेस बोर्ड्स ख़त्म होते ही एकदम स्टार्ट हो जाएंगी। टारगेट हमारा रहेगा ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन होना। अब बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें इंग्लिश की भी तैयारी करनी है, तो मैंने इंग्लिश के लिए भी आपको बताया था कि हमारा पूरा लेक्चर वाइज लेक्चर रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है 1999 में। लेकिन अब आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है जिसमें आप इंग्लिश की और जीएटी की पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो आरकेजी की टीम के साथ लाइव क्लासेस में, तो वो ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। मैंने तीनों ही कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, पिन कमेंट में भी दे रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, अभी आपको ऑफर्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, तो आज की जो वीडियो थी वो मेरी मेनली इसी पर्पज़ पर थी कि मैं आपको ये बता सकूं कि जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है वो इसके इर्द गिर्द रहने वाला है, और जो आपका जीएटी का सिलेबस है वो आपके उस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहने वाला है। बाकी आपको यूनिवर्सिटीज़ पहले अपनी खुद सोचनी है कि किसके लिए अप्लाई करना है, किस में कौन कौन से सेक्शंस कंपलसरी हैं, उसका सिलेबस आपको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ सकता है। बाकी अगर आप डीयू के लिए अभी ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसमें फ़िलहाल सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ही है। बाकी कुछ चेंजेस हैं, आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारी बारीकियां हैं एसआरसीसी को लेकर या डीयू के कॉलेजेस को लेकर। जो पहले अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्राइटेरियाज होते थे शायद वो हट जाएं, और बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट आनी बाकी हैं। तो आई होप जैसे ही वो अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको तुरंत खुद अपडेट दे दूंगा, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़कर रहना। बाकी वीडियो कैसी लगी हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और कोई भी क्वेरी है अगर आपकी तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करके बता देना, और वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बाकी मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।